नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने डिस्कस किया कि हम सबके जो सुख हैं वो अ, उस उनको प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। हम सब व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से और समष्टिगत रूप से अलग-अलग सुखों को भोग करना चाहते हैं और उन सब के लिए ज़रूरी है कि एक एक सुचारू व्यवस्था हो। पिछले डिस्कशन में आपने ज़िक्र किया था कि अ, सुख जितने भी हैं उन सबको प्राप्त करने के लिए जो हमारे जो अभी दुख का कारण बन रहे हैं, क्योंकि हमें सुख सारे नहीं मिल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि अ, आपने एक शब्द यूज़ किया था, डिमांड और सप्लाई। Yes. तो इसके बारे में हम और ज़्यादा जानना चाहेंगे कि जिस व्यवस्था की परिकल्पना आपने की है उसमें अ, ये डिमांड और सप्लाई किस तरीके से ऑपरेट कर रहे होंगे। इसमें मनी करेंसी का क्या रोल होगा, और मतलब पिछले की जितनी भी व्यवस्थाएं रही हैं वो क्यों ना काम कर पाई, और इस व्यवस्था में Yes. क्या ऐसा है जिसकी वजह से ये हमें सारे सुख प्रदान कर देगी। बिल्कुल। तो ये इसके बारे में ज़रा बताइए। डिमांड एंड सप्लाई का तो मैंने आपको थोड़ा बताया था। थोड़ा मैं आपको करेंसी का इंट्रोडक्शन कर दूं कि करेंसी हमारे जीवन में क्यों आई। जब करेंसी नहीं थी तो तब क्या करते थे लोग? वस्तु विनिमय किया करते थे। वस्तु विनिमय से मतलब है कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु की अदला बदली होती थी। जैसे मेरे पास गेहूं है और आपके पास मक्का है, तो और मुझे मक्का की ज़रूरत है, तो मैं आपके पास पहुंच जाता था वो गेहूं लेके, और आपको उतना गेहूं देके और उतनी मक्का में ले लेता था, या कोई और दूसरी वस्तु। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। उस समय बड़ी कठिनाई होती थी कि एक तो ये ज़रूरी नहीं है कि चलो मुझे तो मक्का चाहिए, लेकिन आपको गेहूं चाहिए कि नहीं चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, तो आपके लिए वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। आप उसको फिर कहीं और देने जाएंगे और कुछ अपना लेने जाएंगे, तो उसको ढोना, लेके जाना, कैरी करना बड़ा हार्ड वर्क था। ऊपर से ये बहुत स्लो हो जाता था। ये वस्तु विनिमय को बहुत, जो वितरण है वस्तुओं का, उसको बहुत स्लो कर देती है ये प्रोसेस। जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, तो सबको जो जो चाहिए वो जल्दी जल्दी उनको मिल नहीं पाता है, डिले होता चला जाता है। इसको आसान बनाने के लिए उस समय के लोगों ने क्या किया कि पहले जैसे धातुओं के सिक्के चलाए कि ठीक है, आप ये वस्तु विनिमय मत करो, आप एक हर हर वस्तु का एक मूल्य रख देते हैं जो समय समय पर चेंज होता रहता है उनके हिसाब से, और सिक्कों की एक वैल्यू निर्धारित कर देते हैं। जैसे एक डॉलर, ये आपका एक सोने का सिक्का, दो सोने के सिक्के टाइप का, या तांबे के या चांदी के, कई प्रकार के सिक्के उस समय चले। तो ठीक है, आप अपनी जेब में थोड़े से सिक्के ले जाओ और आपको जो चाहिए वो आप ले आओ, और वहाँ सोने के सिक्के दे आओ, उसको जहाँ से जो चाहिएगा वो वहाँ से ले लेगा। तो इसने क्या किया कि आपके एक तरफ के जो वस्तु को आप ढो के लेके जाते थे उससे आपको हल्का कर दिया, और वस्तु विनिमय में थोड़ी तेजी आ गई। अब आप फटाफट जेब में सिक्के डाले गए और तो उस वस्तु लिया समय और लेके चले आए। कौन एक करेंसी कितना वस्तु ले सकती है, ये निर्धारण कैसे होता था? हाँ, ये निर्धारण भी उस समय वही डिमांड एंड सप्लाई ही होती थी कि जिस वस्तु की जितनी मात्रा उपलब्ध है और कितनी उसकी डिमांड है, इसी बात से उसका वैल्यू कम ज़्यादा होती थी। वो आज भी वैसी ही होती है। तो लेकिन मैं थोड़ा अभी ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि करेंसी हमारे जीवन में किस प्रयोजन के लिए आई थी और वो अभी क्या कर रही है। क्या वो उस प्रयोजन को पूरा कर रही है या कुछ और करने लग गई है, हम उससे कोई और काम लेने लग गए हैं, जिससे कि दूसरे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो रहे हैं। ये मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि करेंसी मतलब क्या। तो करेंसी आई थी हमारे जीवन में वस्तु विनिमय को आसान और तेज बनाने के लिए, तो आसान बन जाए और उसकी स्पीड बढ़ जाए। मतलब एक ऐसा मीडियम जिससे कि हम एक दूसरे की जो मेहनत की प्रोडक्ट्स हैं उसका उपभोग कर सके कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर, और जल्दी से कर सकें। और एक तरफ से जो हमें सामान ले जाने में कठिनाई होती है पूरा ढो ढो करके, उससे हम बच जाए। ठीक है। तो उससे बचे तो वो चला। अब लेकिन अब ये करेंसी है
आपकी कोई सोने की है, कुछ उसकी है, हम्म, तो उसके अपने भी कुछ प्रॉब्लम थी कि चलो ठीक है, हमने जेब में बहुत सारी डाल ली, लेके चले गए, लेकिन अब रास्ते में कोई लूट ले, क्योंकि सबके पास नहीं थी वो भी। हम्म, ऐसा उस समय सिस्टम नहीं था कि ये करेंसी भी सबके पास पहुंचे, क्योंकि फिर वही बात है कि करेंसी कैसे पहुंचेगी कि कोई कुछ काम कर रहा हो, कोई प्रोडक्ट दे रहा हो या कोई सर्विस दे रहा हो, जिसके एवज में उसको कोई करेंसी पहुंचेगी और वो और कहीं से खरीदेगा, बेचेगा। तो ये नहीं होने की वजह से कुछ लोगों के पास ये नहीं होती थी, तो फिर अब उनसे चोरी का डर रहता था, क्योंकि खाना तो सबको खाना है, सर्विस तो सबको लेनी है। आप चाहे उनको काम दें या ना दें, वो कोई ना कोई तरीका तो ढूंढेंगे, तो जिसमें चोरी है, जारी है, छीना है, जप्ती है, जबरदस्ती है, फ्रॉड है। ब्लैकमेलिंग है, फ्रॉड है, ये हम्म, बहुत सारी चीजें जन्म ले लेती हैं, इस वजह से कि सिस्टम में आपने ये सिस्टम नहीं रखा, एक ये पॉइंट नहीं रखा कि सबको ये करेंसी कैसे पहुंचे। ठीक है, तो ये करेंसी आने से जहां एक तरफ हमें सुविधा हुई, वहां दूसरी तरफ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। पहले वस्तु विनिमय में भी चोरी चोरी हुआ करती थी, लेकिन वो उतना आसान नहीं होता था कि जैसे अब 100 किलो अनाज को लेके भागना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप 100 रुपए को लेके भाग सकते हैं, हम्म, है ना, ये वो उनको इजी है और उनको छुपाना इजी है। अब 100 किलो अनाज को कहाँ ले जाकर रखेंगे, कैसे उसको सुरक्षित, वो तो जहां इसने हमें आसानी दी, वहां पे ये दूसरी चीजों को भी आसानी होगी, चुराने में, ठगने में, लूटने में, पाटने में, सब आसानी होगी। धीरे धीरे उसमें एक और समस्या खड़ी हो गई उस करेंसी में, कि उस करेंसी में ब्याज लगाना शुरू कर दिया। पहले जब ये करेंसी आई थी तो ब्याज नहीं होता था, कि मान लिया आपने करेंसी किसी से उधार ली, क्योंकि अब सबके पास काम नहीं है उतना पर्याप्त और उसको खरीदने की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, किसी से उधार लेगा, चाहे वो सरकार से लेगा और चाहे किसी दूसरे अपने जैसे आदमी से लेगा जिसके पास ज़्यादा है, कुछ किसी वजह से उसके पास ज़्यादा हो गई है। सिस्टम में ऐसी प्रॉब्लम है कि कुछ लोगों के पास वो ज़्यादा पहुंच जाती है और कुछ के पास नहीं पहुंचती है, तो उन लोगों के पास अब क्या उपाय रह जाता है कि या तो वो किसी से मांगे या तो फिर छीना झपटी और चोरी जारी करें। अब चोरी जारी सब लोग नहीं करते, क्योंकि इसके अपने कंसिक्वेंसेज हैं, दूसरे परिणाम, बुरे परिणाम आते हैं, जेल, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे कि उधार लेने पहुंच जाते थे, सामंतों से, दुकानदारों से, जिनके पास भी होता था, जमींदारों से, तो वो उस पर ब्याज लगाते थे। अब ब्याज का मतलब समझो कि क्या है, वो किसी प्रकार से करेंसी उनके पास पहुंच गई सिस्टम की गड़बड़ी के कारण। सिस्टम में वो लूज पोल था। ये जब आप सिस्टम की गड़बड़ी बोल रहे हैं तो ये क्या, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है पॉलिसीज जो उस समय के, अगर आप राजाओं की बात करेंगे तो राजाओं की जो पॉलिसीज होती थी, जिससे इस करेंसी का ड्राइवन होता था, इस करेंसी का चलन चालन होता था। हाँ, ठीक है। जिस पॉलिसी के तहत ये गति करती थी, उस पॉलिसी की मैं बात करूं, वो पॉलिसी गड़बड़ होने की वजह से अब इस पे ब्याज लगेगा, ये भी पॉलिसी ही है कि इस पे ब्याज लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। तो अब अगर आप ब्याज लगाने की पॉलिसी बना देंगे तो इसके अपने कंसिक्वेंसेज होंगे, किसी को लाभ होगा और किसी को हानि होगी। ये आपको देखना होगा कि इससे किसको लाभ हो रहा है और किसको हानि हो रही है, किस लिए आप ये कर रहे हो, इसका प्रयोजन क्या है। तो जैसे पहले करेंसी का प्रयोजन था वस्तु विनिमय को आसान करना, वो तो हुआ, लेकिन बाद में इस पर ब्याज लगा दिया जब लोग उधार लेने पहुंचे। अब उधार तो मजबूरी है, लेना तो पड़ेगा, तो 1%, 2%, 5% और 25%, बहुत बहुत जिसको जैसे सूट करता था, ये ब्याज लगाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब ब्याज का मतलब होता है कि आपने वो मुद्रा ली, वो करेंसी ली और उस करेंसी से कुछ खरीद के कुछ काम किया और उससे कुछ आपने अपने लेवल पर प्रोडक्शन पैदा किया। अब उस प्रोडक्शन से जो आय होगी उसमें आपको अपना भी खर्चा चलाना है और उसको ब्याज भी देनी है, माने आपको अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी, और जिसको आप ब्याज दे रहे हैं वो आदमी बैठ के उसका उपभोग करेगा। इसका मतलब हो गया कि आप दो परिवारों के लिए कमा रहे हैं, एक अपने परिवार के लिए और एक उस परिवार के लिए। वो सारा वजन आप पर ही आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पॉलिसी इस तरह की है कि एक को बिठा के खिला रही है और एक पर सारा वजन डाल दे रही है। तो इससे एक अनियमितता टाइप की पैदा होगी। अच्छा, हाँ, समझ रहे ना। इससे ये पैदा होगा कि ये आदमी बोझ के मारे धीरे धीरे दबने लगेगा। मतलब उसने जन्म दे दिया वहीं पर एक एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम को, जो
अभी एक बड़ा रूप धारण कर चुकी है, लेकिन कुल यस। मिला के एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। हाँ, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जब हम ऐसी गड़बड़ियाँ शुरू हो जाती हैं उनके परिणाम क्या होते हैं। अब इस ब्याज से ये होने लगा कि समाज में बहुत सारे ऐसे जमींदारों का उदय हो गया कि वो बस ब्याज पे पैसा देते, और क्योंकि उनकी राजाओं से लिंक थे, उस तरह से लिंक थे, तो उन्होंने इसको उनकी चाटुकारिता करके कुछ करके उनसे इस तरह की चीजें करवा ली, इस तरह की पॉलिसी करवा ली कि उनकी तरफ में करेंसी का फ्लो हो गया बिना किसी मेहनत के। और अब करेंसी तो लिमिटेड होती थी, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है कि आप एक हिसाब से ज़्यादा नहीं छाप सकते या नहीं आप जारी कर सकते, और वो कुछ लोगों की तरफ बह रही है ज़्यादा, तो सीधी सी बात है कि दूसरों की तरफ हो जाए, क्योंकि वो कोई संसाधन तो है नहीं, वो तो हमने एक विकल्प पैदा किया था कुछ आसान बात करने के लिए। तो वो कुछ लोगों के पास पहुंच जाती है और बाकी लोगों के पास नहीं है, तो करेंसी की डिमांड हो जाती है, मतलब करेंसी अपने आप में एक प्रोडक्ट बन जाती है, क्योंकि बिना करेंसी के कुछ होगा नहीं। तो अब वो प्रोडक्ट बन जाती है, तो जहां जितनी ज्यादा डिमांड जिस इलाके में, और अगला आदमी उतनी ब्याज बढ़ा देता। देख रहा है कि 100 आदमी लेने चले आए और मेरे पास में 1000 मुद्राएं हैं, तो मैं अब 4% का नहीं भाई, अब मैं 20% के हिसाब से दूंगा। एक विशियस सर्कल बन रहा है जो और उसको और हाँ, इनसिक्योर कर रहा है। हाँ, मतलब करेंसी प्रोडक्ट नहीं है, करेंसी एक सर्विस है, लेकिन ब्याज लगाने से वो अपने आप में एक प्रोडक्ट बन जाती है, उसकी डिमांड शुरू हो जाती है। और हाँ, तो इससे ये जो कंसिक्वेंसेज हैं ये खड़े होने लगते हैं, ये शोषण शुरू हो जाता है इससे, कि वो समाज जो येन केन प्रकार पैसे का फ्लो अपनी तरफ करके बैठा है, और वो बिना कोई सर्विस दिए, बिना कोई प्रोडक्शन दिए, वो बैठकर बहुत मजे से जीता है, और जो काम करता है वो बड़े तकलीफों में जीता है, वो उतना अर्न नहीं कर पाता, क्योंकि दूसरी जगह में परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो जो पैदा करता है वो मुश्किल से खप पाता है, उसकी डिमांड मुश्किल से वहां सप्लाई हो पाती है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं। इससे आप देखेंगे कि जिनको डिमांड ना होने की वजह से इनसे जो लोगों को सुख मिलता है उनको वो सुख नहीं मिलता, और इनका प्रोडक्शन भी डंप हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जितनी ब्याज देते हैं वो भी उसके बराबर भी आय नहीं हो पाती, और आदमी दबता चला जाता है, और इनसिक्योरिटी और दबाव और उसकी जिंदगी नरक बन जाती है। तो इससे ये हुआ कि जब भी एक ऐसी अवस्था में पहुंचा कहीं जो बहुत ज्यादा हो गई, तो सिस्टम क्रैश हुए। हाँ, वहां पे मतलब रिवॉल्यूशंस हुए, लड़ाइयाँ हुई, मारकाट हुई। और ये सब क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे कोई ऐसी कोई समिति, ऐसा कोई एक ग्रुप नहीं था जो कि ये बुरी अवस्था जो होती चली, क्योंकि ये एक दिन में तो हो नहीं गई होगी, ये होते होते हुई होगी, तो उन्होंने इसको चेंज नहीं किया, बदला नहीं, इसका उपचार नहीं किया, इस पॉलिसी को बदला नहीं। और ये पॉलिसी तभी बदली जब मारकाट मच गई और एक सर से पानी ऊपर चला गया, और वो लोग सहन नहीं कर सके, और उन्होंने फिर बगावत कर दी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि काम हम कर रहे हैं और मजा जो है वो लूट रहे हैं। डिस्प्रपोर्शनेट वेल्थ हो रहा है, yes. जबकि अंतर हमारे कामों में इतना कुछ खासा है नहीं, और सब लोग इंसान हैं, सब लोग एक कोऑपरेटिव सिस्टम के पार्ट थे, जिसकी वजह से करेंसी पहले जन्म ली थी। लेकिन अनकॉन्शियसली हमने एक ऐसे कल्चर को जन्म दे दिया जहां करेंसी अपना मूल फंक्शन छोड़ के वो एक प्रोडक्ट बन गई अनकॉन्शियसली, और उसने एक कोऑपरेटिव कल्चर की जगह एक कॉम्पिटिटिव कल्चर को जन्म दे दिया, और एक कॉम्प्लेक्स को जन्म दे दिया, एक मुश्किल को जन्म दे दिया। और मुश्किल ये हो गई कि जो काम करने वाला था उसको इतनी आय नहीं होती थी, क्योंकि डिमांड की जिससे पैदा होती है वो उस करेंसी में तत्व ही नहीं डाला, और वो शुरू से नहीं डाला, वो तत्व अभी उसमें आया ही नहीं था। लेकिन जो भी हमें आसानी हुई थी, वो आसानी को भी इसने और मुश्किल कर दिया। तो क्या है कि करेंसी को हम जितना स्लो करते हैं उतना प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसके सर्कुलेशन को जितना हम स्लो करते हैं। हम कोई भी ऐसी पॉलिसी बना दें, करेंसी में कोई भी ऐसे तत्व डाल दें जिससे कि उसकी जो गति है वो कम हो जाए,
ये इसका क्या मतलब है, ऐसे तत्व डाल दे, मतलब इसको इसको जरा। इसको अभी आप आज के संदर्भ में आप समझ लीजिए। हम्म। जैसे जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाती है, हम्म। जैसे आज समझ लें, जैसे आलू प्याज प्याज के दाम 100 रुपये पहुंच जाते हैं, दाल जो है वो 200 रुपये पहुंच जाती है, 200 रुपये किलो। बाकी जबकि दूसरी दाल जो है वो 50 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो है, आलू 10 रुपये किलो है, तो प्याज क्यों 200 रुपये 100 रुपये किलो पहुंच जाती है। क्या करते हैं इसमें कि इसकी जैसे डिमांड बढ़ गई, एनी हाउ प्रोडक्शन कम हुआ या लोगों ने बीच में उसको स्टोर कर लिया है, जो भी कुछ है, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई और डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से उसका रेट 200 रुपये किलो हो गया या 100 रुपये किलो हो गया। अब सरकार पर प्रेशर आया कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है, आप क्या कर रहे हो। जैसे ये अभी डेमोक्रेसी में, राजा के समय में तो ये भी कुछ नहीं होता था। अभी डेमोक्रेसी में सरकार पर प्रेशर आया क्योंकि 5 साल बाद सरकार गिर जाएगी, फिर इतने समय बचे होंगे अगर उसने कुछ नहीं किया। तो वो क्या बोलती है, वो रिजर्व बैंक को बोलती है, जो करेंसी का चलन चालन करता है, उसको जारी करता है और इसका संचालन करता है। वो क्या करते हैं कि वो ब्याज बढ़ा देते हैं। जैसे ही महंगाई देखी, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो वो ब्याज बढ़ा दिया, ½ % बढ़ा दिया, 1% जैसी उनको समस्या फील होती है। अब इससे होता क्या है एक्चुअली, ये आप देखो। ब्याज बढ़ाने से लोग बैंक में पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं फॉर फ्यूचर इनसिक्योरिटी, कि ठीक है बैंक 4% की जगह 6% ब्याज दे रहा है, तो भाई बैंक में रखो, खरीदने में इस्तेमाल मत करो, परचेज करने में इसका इस्तेमाल मत करो। अभी जब थोड़ा सा कम होगी तब देखेंगे, तब तक कुछ तो बढ़ जाएगा, क्योंकि मनी प्रोडक्ट बन चुका है। हाँ, क्योंकि मनी प्रोडक्ट बन चुका है और मनी से ही सारी परचेजिंग हो रही है। तो मनी कैसे कैसे भी बढ़ जाए, इस बात के लिए लोग वेटिंग में रहते हैं। और कोई भी ऐसा फैक्टर आए तो वो उसमें अपनी मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं और बाकी चीज़ों को सस्पेंड कर देते हैं पीछे के लिए, फ्यूचर इनसिक्योरिटी देखते हुए। इससे क्या होता है कि पैसा सारा बैंकों में पहुंच जाता है, परचेजिंग में वो यूज नहीं होता। परचेजिंग में यूज नहीं होने से क्या होता है, चीज़ की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चीज़ की डिमांड कम होने से क्या हो जाती है, उसका प्राइस नीचे आ जाता है। अब लेकिन इसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। महंगाई तो उन्होंने थोड़ी कंट्रोल कर ली, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि जिन लोगों ने प्याज पैदा की थी, जिन लोगों ने उसको प्रोडक्शन किया था, उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। दूसरा, पैसे बैंक में पहुंचने से, क्योंकि बैंक ने ब्याज बढ़ाई है, तो अब जो कंपनियां भी पैसों से चलती हैं, तो वो बैंक से ब्याज लेती हैं, मतलब बैंक से पैसा लेती हैं ब्याज पर, तो उनको ज़्यादा ब्याज पर मिलेगा, है ना। अब 6% अगर लोग जनता को दे रहे हैं, तो वहां भी तो 2% बढ़ाएंगे ना, कंपनियों से ही तो लेके आपको दे रहे हैं। अब कंपनियों को पहले वो 15% पे दे रहे थे, तो अभी 18% पे देंगे, तो कंपनी का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, चीज का मूल्य बढ़ जाएगा। मूल्य बढ़ने से अगेन लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो कंपनी में रिसेशन आ जाएगा। मतलब कंपनी में डिमांड नहीं आएगी तो कंपनी बना के क्या करेगी, कितना स्टोर रखेगी बना के। तो अब वो धीरे धीरे छटनी शुरू कर देगी। जैसे पीछे अमेरिका में रिसेशन आया, यहाँ पे आया, कि वो अब एम्प्लॉय कम करना शुरू कर देगी, क्योंकि उस सबको चलाने की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन हम कर नहीं सकते क्योंकि डिमांड है नहीं, और लोगों को तनख्वाह तो महीने में आपको देनी है, चाहे आप काम लो चाहे ना लो, तो वो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है चीज़ की। तो वो क्या करते हैं कि लोगों की छटनी करते हैं, लोगों को बाहर निकालते हैं। इससे क्या होता है कि लोगों की जो हर महीने तनख्वाह आ रही थी वो बंद हो जाती है, तो उनकी परचेजिंग पावर और कम हो जाती है, और कम होने से डिमांड और कम हो जाती है, और कम होने से ये एक दुष्चक्र चल पड़ता है, और ये एक लिमिट तक जाता है। उस लिमिट तक जाता है जब तक ये सहन किया जा सकता है, जब तक कि ये पॉलिसी ना बदले, जब तक कि वो फिर इतने दिन में क्या होता है, थोड़ी महंगाई कम हो गई होती है क्योंकि डिमांड तो है नहीं। अब महंगाई कम हो गई होती है तो वो फिर आरबीआई के गवर्नर आते हैं, बोलते हैं कि ठीक है ब्याज कम कर दो जो बढ़ाई थी। फिर से थोड़ा डेवलपमेंट शुरू होता है, 2% से जितना हो सकता है
जो भी उन्होंने घटाई बढ़ाई वो फिर होता है, और 4-6 साल में 10 साल में फिर वहां तक पहुंचता है, और फिर वो प्याज महंगी हो जाती है 10 साल बाद में, और फिर वो ये ऐसे ही 2%, 4%, 2%, 4% में घूमती रहती है, 100 कभी नहीं हो पाती। समझ रहे हैं इससे क्या परिणाम हो रहा है इस पॉलिसी से, जो आरबीआई की पॉलिसी है, और लगभग सारे देशों में इसी तरह की पॉलिसी यूज होती है। भाई मेरे, जैसे ही थोड़ी सी लोगों की अच्छी स्थिति होने लगती है तो सिंपल सी बात है, डिमांड तो बढ़ेगी ही। सब लोग सब भोगना चाहते हैं, उधार लेकर भी भोगना चाहते हैं, लोन लेकर भी भोगना चाहते हैं, इस आशा में कि ठीक है कमा तो रहे ही हैं, हम दे देंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही लोगों की थोड़ी सी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, आपने थोड़ा सा डेवलपमेंट किया, लोगों तक पैसा पहुंचा, तो अचानक वो बढ़ेगी धीरे धीरे। करना ये चाहिए कि जब डिमांड बढ़ रही है तो आप सप्लाई बढ़ाओ। एक्चुअली सॉल्यूशन ये होना चाहिए। महंगाई कब बढ़ती है? अभी इकोनॉमिस्ट लोग समझते हैं कि डिमांड बढ़ने से महंगाई बढ़ जाती है, वो ऐसा सोचते हैं, जबकि ये फैक्ट नहीं है। इसमें अभी एक स्टेप और है बीच में, जिसको वो लोग मिस कर रहे हैं। डिमांड बढ़ने से महंगाई नहीं होती, डिमांड बढ़ी और आपने सप्लाई नहीं की तो महंगाई बढ़ती है। तो सप्लाई को एज्यूम कर दिया गया है कि ये तो भाई इतनी ही रहेगी। हाँ, अब चूंकि सप्लाई एक दिन में नहीं बढ़ती, हाँ, ये जो समस्या आती है उनके सामने इसलिए आती है कि उन्हें आज लगा कि आज महंगाई हो गई। अब सप्लाई आज की आज तो आप पैदा नहीं कर दोगे, क्योंकि उसके लिए तो पूरा आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, लोग चाहिए होते हैं, ट्रेनिंग चाहिए होती है, वो पूरा सिस्टम चाहिए होता है, और उसको पैदा करने में साल 2 साल 4 साल लगते हैं। तो इसीलिए पॉलिसीज होती हैं कि इन बातों को पहले से समझ के पहले से हम इंतजाम करके चलें, कि ताकि सप्लाई में और डिमांड में एक बैलेंस रहे। और बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आप डिमांड को नीचे खींचो, डिमांड जितनी बढ़े बढ़े, बैलेंस आपको सप्लाई से करना है, डिमांड को कम करके बैलेंस नहीं करना है। अगर आप डिमांड को कम करेंगे तो मतलब डेवलपमेंट नीचे आ जाएगा, प्रोडक्शन नीचे आ जाएगा। प्रोडक्शन नीचे आ जाएगा का मतलब इससे, इन प्रोडक्शन से जो लोग सुख लेते हैं उनका सुख नीचे आ जाएगा, पूरा जीवन स्ट्रक्चर नीचे आ जाएगा, पूरा जीवन स्तर नीचे आ जाएगा, सारी क्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो काम कहां करना चाहिए कि सप्लाई बढ़ाएं और पहले से बढ़ा के रखें, अचानक नहीं होगी ये। इसीलिए पॉलिसियां बनाई जाती हैं पहले से, इसीलिए विजनरी लोग इन चीजों को बनाते हैं, क्योंकि वो उनको जरूरी नहीं कि करके देखेंगे, वो समझ से उस बात को समझ लेते हैं कि ये कंसिक्वेंसेस होंगे, और उनका पहले से वो इंतजाम करते हैं, और इसीलिए इस व्यवस्था का कोई मतलब है। यानी कि ओवरऑल जब भी ये करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, कल्चरली हम जैसे जैसे डेवलप हुए, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बने, हमने कभी इस बात से निजात नहीं पाया कि इस करेंसी, मतलब ये मैनेजमेंट कैसे हो हमारे इस ये जो हम प्रोडक्ट्स नए हम डेवलप हो रहे हैं, नए नए आनंद का भोग करना चाहते हैं, तो लेकिन ये हमारे तक कैसे पहुंचे एक वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, जो करेंसी फैसिलिटेट कर रही थी, करनी चाहिए थी, वो हम उसको कभी रूट में सॉल्व नहीं कर पाए। और हम जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट हो भी रहा है, तो ये जो, क्योंकि ये डिमांड और सप्लाई, मतलब अब प्रोडक्ट्स भी बढ़ रहे हैं, हमारी ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं, तो ये तनाव एक बढ़ता जा रहा है। ये कभी क्रैश होता है, फिर कभी थोड़ा बहुत सुधरता है, फिर क्रैश होता है। 3-4 साल में हो रहा है। और पहले थोड़ा ज्यादा लंबे गैप में होता था, अभी धीरे धीरे होता था, अभी जल्दी जल्दी होने लग गया। और ये आगे जाके हो सकता है साल में 6 महीने डाउन मारे, 6 महीने अप मारे। और इसका असर जो है हमारी पूरी जिंदगी में पड़ रहा है। हमारे मतलब हम प्रोडक्ट्स के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रख रहे हैं, उसमें पैसा बीच में आ जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि अलग से एक प्रोडक्ट बन जा रहा है। और इसका असर हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे हर एक चीज पे पड़ रहा है, हमारी हर एक व्यवस्था के हर एक टॉपिक पे। यस। अब देखो, तो अब आप समझ गए होंगे कि ब्याज जो है वो कितना बड़ा एक गलत एलिमेंट है करेंसी के साथ में, कि उससे कितना बड़ा कंसिक्वेंस खड़ा हो रहा है। जबकि करेंसी आई थी वस्तु विनिमय के लिए, और आपने क्या किया कि इस पर
भाई वो पैसा कोई ब्याता थोड़ी है। ब्याज मतलब समझते हो? ब्याज मतलब होता है कि एक का वो आपने 1 रुपया किसी से लेकर रख दिया और वो सुबह तक 1.5 बन गया अपने आप, तो ठीक है भाई 25 पैसे तू ले लो, 25 पैसे मैं ले लूँ। ऐसा थोड़ी होता है। एक का 1.5 किसी की मेहनत से होता है। वो वहां पर कुछ मेहनत होती है जो वो एक का 1.5 बनता है, समझ रहे हैं? और ये बनता है किसी प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन जो दे रहा है उसका मेहनताना उसी को पहुंचे, या जो लोग दे रहे हैं उनको पहुंचे। उनको नहीं पहुंचना चाहिए जो, क्योंकि ये करेंसी इसलिए नहीं बनाई है। और ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब करेंसी को प्राइवेट कर देते हैं एक तरह से। ये चला आरबीआई रहा है, लेकिन इसको प्राइवेट बैंकों को सौंप दिया है और वो अपने हिसाब से इसको करते हैं। हालांकि आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक लिमिट में ही रहता है। एक्चुअली ये सरकार से ड्रिवन होनी चाहिए और बिना ब्याज के होना चाहिए, ये नंबर 1 चीज। दूसरा ये है कि डिमांड को किसी के पास करेंसी है कि नहीं है इस बात पर डिपेंड ना रखा जाए। मतलब स्टार्टिंग में डिमांड, हाँ, मतलब कि रियल डिमांड जानने के लिए करेंसी किसी तरीके का इफेक्ट ना डाले। हाँ, क्योंकि उसका रोल भी नहीं है ना उस बात उसका के रोल लिए। भी नहीं है। उसका रोल भी नहीं है। और अभी करेंसी पूरा रियल डिमांड की असेसमेंट कभी होने ही नहीं देगा। होने नहीं देगा। तो इस और ये करेंसी इसलिए हम लाए भी नहीं थे। करेंसी लाए थे वस्तु विनिमय के लिए। तो वस्तु विनिमय तो जब होगा ना जब वस्तुएं होंगी। और वस्तुएं कब होंगी? तो पहले डिमांड होगी और आप सप्लाई के लिए तैयार होंगे, अब करेंसी की बात आती है। तो पहले से क्यों करेंसी घुसेड़ते रहे हो भाई उसमें? तो मूल में इन जितने भी अभी व्यवस्थाएं आई हैं उनमें मूल में क्या मिस हो रहा है, अगर इसको एक लाइन में बोला जाए कि ये जब हमने जाना कि हम सबका जो मेन एम है वो है सुख की प्राप्ति, और सुख हमें इन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स से मिलता है, चाहे वो व्यक्तिगत पारिवारिक रूप में अभिव्यक्त होता हो। लेकिन तो अब ये जानने के बाद कहाँ पे मूल फॉल्ट हो रही है, मतलब ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं? मूल फॉल्ट ये हो रही है कि वो लोग इन सारी चीज़ों के मूल स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं कि करेंसी का मूल स्वरूप क्या है, डिमांड का मूल स्वरूप क्या है, सप्लाई का मूल स्वरूप क्या है, और क्या क्या आप स्वरूप रखने से इसका क्या परिणाम होगा, ये वो लोग असेसमेंट नहीं कर पाते, अभी वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसको जब भी कोई एक आदमी तो समझेगा पहले। तो मूल में अभी तक जितनी भी व्यवस्थाएं आई हैं वो कहाँ मिस कर रही थी इस हम ये समझ रहे हैं कि हम सभी को सुख चाहिए और वो इन एक अच्छी व्यवस्था से ही प्राप्त हो सकती है, सभी को सारे प्रोडक्ट्स चाहिए। तो अब मूल में क्या मिस हो रहा है जिसकी वजह से ऐसी एक सिस्टम बन जा रही है जो करेंसी को उसके ओरिजिनल स्वरूप से हटाकर कुछ और जन्म दे रही है? ये एक्चुअली पॉलिसी मेकिंग में ही फॉल्ट है। पॉलिसी मेकिंग करते समय में जब जिन लोगों ने भी ये पॉलिसी मेकिंग की होगी तो वो लोग इसके कंसिक्वेंसेस और वो सब उतना कैलकुलेट नहीं कर पाए होंगे, और ये प्रॉब्लम तब तक चलती रहेगी जब तक इसको कोई कैलकुलेट करके और इसको उसका जो सही स्वरूप है पॉलिसी का, करेंसी का, वो नहीं सबको समझा देता। जो कि अभी मैं इस काम को कर रहा हूँ, मैंने इस पर काम किया है, किताब भी लिखी है और वीडियोस यूट्यूब में हम लोग बना रहे हैं ताकि सबको आपके इस करेंसी के जो सही स्वरूप है इसको मैं आपको समझा सकूं, और फिर हम सब लोग मिलके करेंसी के इस स्वरूप को स्थित कर सकें, जिससे कि हम फिर सारे सुख सुविधाओं को हम तक वो पहुंच सकें और आनंद उठा सकें। और जिसका कि मैंने अभी बताया कि करेंसी का जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट से नहीं होता, एकदम शुरू से नहीं होता। पहले डिमांड आती है, पहले आप डिमांड को जानो, जो भी आपकी समाज की पूरी डिमांड है, उस डिमांड को प्रोडक्शन करो। जब उस प्रोडक्शन को वितरित करोगे तो करेंसी का वहां पे यूज होता है, उसके पहले करेंसी का कोई यूज नहीं है। करेंसी वहां पे डालो। वो डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज इजी करने के लिए है, उसी के लिए तो लेके आए थे। तो वो उसी स्टेज में उसकी एंट्री उसी स्टेज में डालो, उसकी स्थिति वहीं पर रखो।
वो डिमांड को कभी बायस ना करे, वो कभी प्रेशराइज ना करे, अदरवाइज हम कभी रियल डिमांड को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप परचेजिंग पावर से डिमांड सेट करोगे तो वो उसको सिकोड़ता ही जाएगा। हाँ, क्योंकि आप देखो परचेजिंग पावर कहाँ से बढ़ेगी, काम होगा, काम कब होगा, जब डिमांड होगी। तो आखिर शुरू कहाँ से करोगे? और डिमांड कब होगी, जब पैसा होगा, और पैसा कब होगा, जब काम होगा। ये ऐसा दुष्चक्र है कि आप कहीं से स्टार्ट नहीं कर सकोगे। तो इसलिए आपको डिमांड को फ्री रखना पड़ेगा करेंसी से। डिमांड और प्रोडक्शन को, डिमांड और प्रोडक्शन को करेंसी से फ्री कर दो। ये जब हो जाए, जब वितरण होता है वहां पे करेंसी को डालो, वहां पे उसका उपयोग है, और उसको वहीं तक रखो, और ब्याज कभी मत लगाओ। बिल्कुल समझ रहे हैं? इससे ये करेंसी इतनी तेजी से घूमेगी, और तेजी से घूमने का मतलब है मुझसे आप पर गई और आपसे उस पर गई, मतलब वहां कुछ करके जाती है, कुछ डेवलपमेंट करके जाती है, कुछ सर्विस दे के जाती है, कोई प्रोडक्शन करके जाती है, कुछ ऐसा होता है वहां पे। जब वो वितरित होती है सर्विस या प्रोडक्शन, जब वितरित होता है तो वो जल्दी जल्दी होगा। ये तो इसका मूल स्वरूप क्या है कि वितरित से इसका स्टार्ट करो, इसको वहां से डालो। करेंसी पे कभी मत निर्भर होने दो डिमांड और प्रोडक्शन, करेंसी पर मत डिपेंड होने। तो ये कुल मिला के पता चल रहा है कि एक मेजर फॉल्ट है हमारी पॉलिसीज में, जिसकी वजह से इतने सारे इसके इफेक्ट्स खड़े हो रहे हैं, जो हमारी जिंदगी में और दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए तो इसको ये क्योंकि एक बहुत ही एक नॉवेल आइडिया है, जो पहले इस तरीके से हमने कभी देखा नहीं था, और ये कुल मिला के एक तरीके से अनकॉन्शियसली ये सिस्टम एक खड़ा हो गया है, जो ऐसे प्रॉब्लम्स करेंसी के को अपने जो उसका मूल रूप है, मूल जो ज़रूरत है उसके लिए ना होकर के कोई और रोल वो अदा कर रही है। तो अगले एपिसोड्स में हम और डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये करेंसी कैसे जारी हो, किस बेसिस पे जारी हो। हाँ। यस बिल्कुल। तो आपके जितने भी सवाल हैं इस विषय को लेकर, आप ज़रूर हमें मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगले एपिसोड्स में हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।